कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले लेक्चर से। कोलिजन ऑफ फर्स्ट बिट इन CSM में CD। ये आप फिगर में देख सकते हैं, आपके पास चार स्टेशन हैं, A, B, C एंड D। और आपके पास वर्टिकल एक्सिस में टाइम दिया गया है दोनों साइड पर। स्टेशन ए ने सेंस किया चैनल को कि फ्री है कि नहीं है। जब इसने सेंस किया कि चैनल फ्री है, तो इसने क्या किया, अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है। इसी दौरान चैनल सी ने भी ट्रांसमिट किया, लेकिन चैनल सी को अभी ये ए का फ्रेम अभी मीडिया में प्रोपेगेट कर ही रहा था, यानी सी की तरफ नहीं पहुंचा था। जब सी ने चेक किया तो उस वक्त मीडिया फ्री था, क्योंकि फ्री था उसके पहला बिट यहाँ पे नहीं आया था। तो सी ने भी ट्रांसमिट करे, क्योंकि सी को भी चैनल फ्री मिला। जब सी ने भी ट्रांसमिट किया तो देखिए, जब ट्रांसमिट करेंगे, देखें एक इंपॉर्टेंट चीज़, ए या सी जो भी ट्रांसमिट करेंगे, लेफ्ट और राइट पे दोनों पे बिट्स जाएंगे। जब सी ने भी ट्रांसमिट किया, देखें आप देख सकते हैं ये मैजेंटा लाइन है, ये बीच में देखें, लेफ्ट पे देखें, ए ने एट टाइम T1 स्टार्ट किया, ट्रांसमिट किया फ्रेम, और सी ने एट टाइम T2 सेंस किया चैनल को, और उसने देखा कि ये चैनल फ्री है, क्योंकि उसके पास वो ए का फ्रेम अभी पहुंचा नहीं। तो इसने भी जब देखा कि चैनल फ्री है, तो इसने भी ट्रांसमिट किया। जब इसने ट्रांसमिट किया, चूंकि मीडिया पे ए का फ्रेम ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा था, सी ने भी ट्रांसमिट कर दिया, क्योंकि प्रोपेगेशन में ये ए के फ्रेम आ रहे थे, यानी ए के बिट्स आ रहे थे। प्रोपेगेशन जब उसने सी ने भी ट्रांसमिट किया, तो उसमें क्या हुआ, देखें कोलिजन अकर हुई। ये आप देख सकते हैं, जो मैजेंटा लाइन है, कोलिजन अकर यहाँ पे बिटवीन T2, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, बिटवीन T2 और T3 में कहीं पे हमारे पास कोलिजन अकर हुआ। लेकिन सी ने T2 पे सेंस किया तो इससे कुछ नजर नहीं आया। तो इन बिटवीन T2 और T3 में कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ। जब मैंने आपको पहले बताया था, जब कोलिजन होगा, जितने भी फ्रेम होंगे, चाहे एक स्टेशन है, दो हैं, 5 हैं, 8 हैं, तमाम के तमाम फ्रेम्स लॉस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस फिगर के मुताबिक कि ए ने जो सेंड किया था, फ्रेम लॉस हो गया, सी ने जो सेंड किया था वो भी लॉस हो गया। देखिए ए को कब पता चला कि कोलिजन हुई है, ए ने देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए T1 पे इसने ट्रांसमिट किया, और टाइम T4 पे इसको पता चला कि मैंने जो फ्रेम ट्रांसमिट किया था वो कोलिजन अकर हुआ। सी को कब पता चला, सी ने T2 पे सेंस किया कि फ्री है, तो सी को T3 पे पता चला कि कहीं ना कहीं कोलिजन हो गई है। तो उसने क्या किया, फ्लो डायग्राम फॉर CSM सीरीज स्टार्ट लेते हैं। k इज इक्वल टू 0 है, मैं बता चुका हूँ के का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो इनिशियली कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो इसने k 0 लिया। देखिए नीचे ब्लॉक में अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंस मेथड्स, यानी वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंस और पी परसिस्टेंस, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करेगा, और उसकी बेस पे, उसी आउटकम की बेस पे ये डिसाइड करे कि ट्रांसमिट करे या ना करे। चूंकि ये जो यहाँ पे डायमंड है, तो डायमंड में आपको पता है कि दो ही सिचुएशंस हैं, या येस होगा या नो। अगर नो है तो ये कंटिन्यूअसली, जो कि वो मैं बता चुका हूँ, इन तीनों मेथड्स में कंटिन्यूअसली सेंस करेगा जब तक चैनल फ्री नहीं होता। अगर देखिए सपोज अगर नो है तो फिर ये कंटिन्यूअसली सेंस करता रहेगा। अगर सपोज येस हो, यानी फ्री हो गया, तो और फिर इसने कोलिजन डिटेक्ट नहीं की, तो इसका मतलब है कि इसने अपना फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिया। और दूसरे केस में अगर सपोज कोलिजन डिटेक्ट हो गया, तो ये एक जैम सिग्नल सेंड कर देगा दूसरे, ताकि दूसरे स्टेशन को पता चल सके कि ये अभी ना सेंड करें। और जो यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू 0 था, कोई कोलिजन नहीं होती। पहली कोलिजन हुई तो इसने k को अपडेट किया, यानी k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब मैंने k का भी बताया था आपको पिछली उसमें कि हम k की कोई वैल्यू रख सकते हैं कि ताकि सिस्टम बार बार अटेम्प्ट ना करे टू अवॉइड कंजेशन। यहाँ पे 15 दी गई है, तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर सपोज उसने उसको वायलेट किया, उससे ज्यादा हो गया, तो एबोर्ट कर देगा ताकि फर्दर ट्राई ना कर सके। अगर नहीं है तो दोबारा क्या है, चूज अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 एंड 2 रेज़ टू द पावर k-1।
तो ये वहाँ पे दोबारा जो आपको मैं तो कोलिशन को हम डिटेक्ट करेंगे कि एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, आइडलनेस और कोलिशन, ये कोलिशन डिटेक्शन। हाउ द स्टेशन डिटेक्ट अ कोलिजन, यानी जो हम कहते हैं ना कोलिजन की बात करते हैं तो स्टेशन या कंप्यूटर कैसे कोलिजन को डिटेक्ट करता है। पहले पॉइंट, डिटेक्टिंग वोल्टेज लेवल ऑन द लाइन, ये वोल्टेज को चेक करेगा। और दूसरा एनर्जी लेवल, एनर्जी। अब ये जो थर्ड पॉइंट है देखिए, एनर्जी इन द चैनल कैन हैव थ्री वैल्यूज, जीरो, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। एट जीरो लेवल द चैनल इज आइडल, यानी जीरो लेवल पे जब होगा कोई एनर्जी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि चैनल आइडल है, यानी इसकी आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, एट नॉर्मल लेवल a station has successfully captured the channel and is sending its frame। अगर आपके पास एनर्जी लेवल यानी नॉर्मल पे है, इसका मतलब है कि किसी स्टेशन ने कैप्चर किया हुआ है सक्सेसफुली और वो अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है। ये लास्ट पॉइंट, एट एबनॉर्मल लेवल देयर इज अ कोलिजन। ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये कोलिजन, एबनॉर्मल, नॉर्मल, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट की है। एट एबनॉर्मल लेवल देयर इज अ कोलिजन एंड द लेवल ऑफ एनर्जी इज ट्वाइस द नॉर्मल लेवल, यानी इसका मतलब ये है कि जब लाइन पे एनर्जी का लेवल ट्वाइस होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोलिजन अकर हुई है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ये जो है फ्रेम ट्रांसमिशन हो रही है। कब फ्रेम ट्रांसमिशन होगी? जब इसका लेवल नॉर्मल होगा। देखिए ये देखिए, आइडल है, आइडल है और आइडल है। आइडल क्या मतलब है कि उसका वोल्टेज लेवल या एनर्जी लेवल जीरो है। और फिर ये लास्ट कोलिजन, एबनॉर्मल, देखिए डबल है, इसका मतलब है कि कोलिजन अकर हो गई है। मिनिमम फ्रेम साइज, for CSMA CD to work correctly, we need to restrict the minimum frame size. Before sending the last bit of a frame, the sending station must detect a collision and abort transmission. This is so because the station, once the entire frame is sent, does not keep a copy of the frame and does not monitor the line of collision detection. For worst case, ये last point है, worst case scenario, if the two stations involved in a collision are maximum distance apart। मैं आपको पिछले इसमें कह चुका था कि जब आप प्रोपेगेशन टाइम लेंगे कोलिशन के लिए स्पेशली, उसमें आप उस नेटवर्क में जो सबसे फारदेस्ट स्टेशन है, जो फारदेस्ट कंप्यूटर है, नोड है, तो उसके हिसाब से लेंगे ताकि जो करीब के स्टेशन तो कवर हो जाएंगे, जो सबसे दूर है अगर वो कवर हो रहा है तो फिर उसके अंदर तमाम के तमाम कवर हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये लास्ट, ट्रांसमिशन टाइम must be greater than or equal to two times the maximum propagation time, यानी TFR frame transmission time should be greater than or equal to the two times the propagation time, यानी TP कौन सा प्रोपेगेशन टाइम? वो प्रोपेगेशन टाइम जो उस नेटवर्क में सबसे फारदेस्ट स्टेशन है। फारदेस्ट का मतलब क्या है? जो सबसे दूर है। फिर मिनिमम फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, डीडब्ल्यू बैंडविड्थ इज मस्ट बी इक्वल टू टू टाइम्स द प्रोपेगेशन टाइम, यानी प्रोपेगेशन टाइम के बारे में मैंने बता दिया। जो सबसे दूर स्टेशन होगा उस नेटवर्क में, मिनिमम फ्रेम साइज की बात कर रहा हूँ। और इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मिनिमम फ्रेम साइज स्टैंडर्ड इथरनेट का वो है 64 बाइट। अगर आप 64 बाइट को मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो आपके पास 512 बिट्स आता है। Example है, a network using CSMA-CD has a bandwidth of 10 Mbps. If the maximum propagation time, including the delays in the devices, ignoring the time needed to send a jamming signal, as we see later, ये इसकी बात नहीं कर रहे, is 25.6 microsecond। ठीक है, what is the minimum frame size? ये कुछ आपको दिया गया है, ये वैसे आपकी बुक में भी मौजूद है।
सोल्यूशन, द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम यानी TFR आपको दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि यू मस्ट टेक इट ट्वाइस ताकि पहुंचे और आपको बैक पे भी आए, जो कि आपको देखिए यहाँ पे 25.6 माइक्रोसेकंड दिया है। तो अगर आप TFR मालूम करते हैं तो इसकी आपके पास फार्मूला है 2 टाइम्स द मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम। तो आपने 2 टाइम जो आपके पास वन साइडेड दिया गया, आप इसको 2 से करें तो आपके पास 51.2 माइक्रोसेकंड आ गया। दिस मीन्स इन वर्स्ट केस सिनेरियो the station needs to transfer for period of 51.2 माइक्रो, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो में 51.2 माइक्रोसेकंड पीरियड ट्रांसमिशन करेगा। The minimum frame size is 10 Mbps multiplied by 51.2 microsecond। आपके पास आएंगे 512 बिट्स या 64 बाइट्स। मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास है स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम का साइज। सो लास्ट में दिस इज एक्चुअली द मिनिमम फ्रेम साइज ऑफ द स्टैंडर्ड इथरनेट। मैं आपको पिछले केस में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो टाइमिंग फॉर CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। हमने कोलिजन डिटेक्शन से हम निकल के हम कोलिजन अवॉइडेंस पे आ गए, यानी एक तो हम कोलिजन डिटेक्ट करके हम यहाँ पे कोलिजन को अवॉइड करेंगे। अब देखें, पहले इसमें करेगा क्या, स्टेशन, गौर से सुनिए, कंटिन्यूसली सेंस करेगा। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि वन परसिस्टेंस, नॉन परसिस्टेंस और प्री परसिस्टेंट स्टेशन जो है वो कंटिन्यूसली सेंस करता है कि जब बिजी हो। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ से चेंज है, अगर बिजी है तो कंटिन्यूसली सेंस करेगा, अगर आइडल है, आइडल है यानी फ्री हो गया है तो फिर भी ये सेंड नहीं करेगा। देखिए IFS, इंटर फ्रेम स्पेस, एक छोटा सा टाइम है जिसके लिए वो वेट करेगा। उस वेट के खत्म होने के बाद, उस वेट के खत्म होने के बाद फिर ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल पे चला जाएगा। बाइनरी एक्सपोनेंशियल भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पे वो k की वैल्यू नंबर ऑफ कोलिजन की बेस पे वो k की वैल्यू की उसकी वो सेट बनाता है। तो इसमें देखिए स्लॉट्स हैं, वो जो आउटकम होगा उस स्लॉट्स की बेस पे एक स्लॉट चूज करेगा रैंडमली, जो उसका आउटकम है। कंटेंशन विंडो, कंटेंशन में बता चुका हूँ, तो उसकी बेस पे अगर वो उठा लेगा तो एक स्लॉट उठाएगा, उसके बाद फ्रेम सेंड करेगा, फिर टाइम आउट और फिर ये खत्म हो गया। ये बेसिकली CSMA जो यूज होता है, ये बेसिकली आपके वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई है, उसमें हम चाहते हैं कि हम क्या करें, बजाय डिटेक्ट करें हम अवॉइड करें। अ, in CSMA/CA, the IFS in interframe space can be also be used to define the priority of a station or a frame। यानी आप IFS जो टाइम मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आप इसको यूज कर सकते हैं किसी फ्रेम या स्टेशन की प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। Uh, Here again, in CSMA/CA, if the station finds a channel busy, it does not restart the timer of the contention window, जो पिछले केस में था, ठीक है। It stops the timer and restart when the channel becomes idle, यानी जब तक idle नहीं होगा contention window की टाइमर को शुरू नहीं करेगा। CSMA/CA स्टार्ट ले रहा है, अगेन ये फ्लो डायग्राम फॉर CSMA/CA स्टार्ट है, k इज इक्वल टू 0, ये भी मैं बता चुका हूँ, कोई कोलिजन करनी हुई है, कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है। चैनल आइडल नहीं है तो कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है। अगर सपोज आइडल हो गया, वेट IFS टाइम, आप जरा वो जहन में लाएं, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरफ्रेम स्पेस टाइम वेट करेगा। वेट किया, स्टिल आइडल है, नो नो है तो फिर दोबारा उधर चला जाएगा। अगर स्टिल आइडल है फिर चूज रैंडम आर बिटवीन के, वो जो आपको मैंने स्लॉट्स बताए थे, स्लॉट्स किस बेस पे उठाएगा, वो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकऑफ स्ट्रेटेजी पे उठाएगा। वेट आर स्लॉट्स, कितना वेट करेगा डिपेंड करता है उस सेट में से कौन सा नंबर उठाता है, उसकी बेस पे क्या आउटकम निकलता है, तो उतना वेट करेगा। सेंड फ्रेम और वेट टाइम आउट, ठीक है, ये आया। फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड
अगर आ गई, देखिए सेंड कर दिया, टाइम आउट हो गया, सेंड कर दिया, उसको एक्नॉलेजमेंट आ गई, इसमें इसके फ्रेम ट्रांसमिट हो गया। अगर नहीं आए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि इसको अब इसने क्या करना है, दोबारा ट्राई करनी है। अब इस क्या करना है, अब इसने जो यहाँ पे देखिए के जीरो था, कोई कोलिजन नहीं अकर हुई थी, तो इसने क्या किया, इस के की दूसरा अब अटेम्प्ट हो रहा है। अब पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, अब के की वैल्यू इसने एक और अपडेट कर दी। इसका मतलब है कि इट इज ट्राइंग सेकेंड टाइम अगेन। देखिए यहाँ पे के शुड बी ग्रेटर, ये लिमिट के दी गई है के की, के ग्रेटर से है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब है कि एबोर्ट कर दे। और वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों एबोर्ट करेगा, ताकि फर्दर ये ट्राई ना कर सके। अगर नो है, सपोज उसने उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया, दोबारा वहां पर आएगा। कंट्रोल एक्सेस, यहाँ पे हम ये अब जितना भी पिछले था हमने वो रैंडम एक्सेस के बारे में पढ़ा, तो इसके बाद जितना भी हमारा हम पढ़ेंगे वो होगा कंट्रोल एक्सेस के बारे में। इन कंट्रोल एक्सेस द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर to find which station has the right to send. A station cannot send unless it has been authorized by other stations. We discussed three popular control access method. इस कहने का मतलब है जितना भी हमने पीछे पढ़ा, चाहे वो सी एस ए में वो चाहे अलोहा था, सी एस ए में सी ए था, या सी एस ए में सी डी था, वो था रैंडम एक्सेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल एक्सेस है। इसमें क्या होगा, वो आपस में कंसल्ट करेंगे और फिर स्टेशन उसको ऑथोराइज करेंगे। यानी याद रखें, एक रैंडम एक्सेस है, दूसरी कैटेगरी कंट्रोल्ड एक्सेस है। अगर आप इनिशियल स्लाइड्स पे जाएं तो जहाँ पे मैंने आपको रैंडम एक्सेस के मेथड्स बताए थे, वो हायरार्की में, या उस साइड पे उसके राइट साइड पे कंट्रोल, यानी मिडिल में उसकी कंट्रोल एक्सेस भी था। टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन: रिजर्वेशन, पोलिंग और टोकन पासिंग। Reservation access methods. A station needs to make reservation before sending data. Time is divided into intervals. याद रखें, जिस तरह मैंने आपको TDM पढ़ाया था, मोर और लेस ये भी उसी तरह काम करता है। ठीक है, किस तरह से भी वो पता चलता है। A reservation frame proceeds each time interval. Number of station and number of mini slots in the reservation frame are equal. ठीक है, each time slot belong to a particular station. If, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, if there are n station in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. इस कहने का पूरा मतलब ये है कि आपके सिस्टम में क्या होंगे, मिनी स्लॉट्स होंगे या स्लॉट्स होंगे। हर एक को जब वो डेटा सेंड करेगा तो वो रिजर्वेशन स्लॉट को रिजर्व करेगा। और रिजर्वेशन स्लॉट्स क्या होंगी, यानी मिनी स्लॉट क्या होंगे, प्रोसीड करेंगे। ये प्रोसीड क्या होंगे, आगे होंगे। देखिए प्रोसीड, कि आप देख सकते हैं बॉटम में, अगर राइट साइड से देखें, 5 स्टेशन हैं, 5 स्टेशन हैं और इसके आगे 5 मिनी स्लॉट्स प्रोसीड कर रहे हैं। देखें राइट मोस्ट साइड पे 5 है, 0 है, रिजर्व नहीं है, 4 है, 1 है, इसका मतलब है कि ये स्लॉट स्टेशन 4 ने रिजर्व किया है। स्टेशन 3 ने ये स्लॉट रिजर्व किया है। अब स्टेशन 2 ने रिजर्व नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये 0 है। इस तरह स्टेशन 1 ने भी रिजर्व किया है, तो जो जो रिजर्व होंगे वहां पे 0 की बजाय 1 लिखा होगा। देखिए प्रोसीड करें, देखिए 5 4 3 2 1। फिर देखिए 1 का ये स्लॉट है, 3 का देखें ये स्लॉट है, 4 का ये स्लॉट है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाए थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, 5 के 5 स्लॉट हैं अपार्ट फ्रॉम 1, यानी जो स्टेशन 1 ने स्लॉट रिजर्व किया, किसी ने भी रिजर्व नहीं किया। पोलिंग एक्सेस मेथड. Devices are designated as primary station and secondary station. All data exchange must go through the primary station.
The primary station controls the link and initiates the session. The secondary station follow its instruction. अच्छा, तो पोलिंग एक्सेस मेथड में क्या है कि हम स्टेशंस को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर देते हैं। क्या है, ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑल डेटा, देखिए सेकंड पॉइंट, ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट गो थ्रू प्राइमरी, क्योंकि नाम से जाहिर है जितनी भी डेटा एक्सचेंज हो गई वो प्राइमरी के थ्रू ही पॉसिबल होगी। प्राइमरी, देखिए थर्ड पॉइंट, प्राइमरी स्टेशन कंट्रोल्स द लिंक एंड इनिशिएट्स द सेशन, द सेकेंडरी स्टेशन फॉलो इस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि प्राइमरी स्टेशन जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जैसे पुलिस मैन होता है, किसी भी डायरेक्शन में वो यानी लिंक को कंट्रोल करता है और सेशन को इनिशिएट करता है। अच्छा, इसमें फिर दो फंक्शन हैं, टू फंक्शन, पोल एंड सेलेक्ट। पोल क्या है? इफ द प्राइमरी, प्राइमरी की बात करें जो टॉप पे, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिसे टॉप पे, इफ द प्राइमरी वांट टू रिसीव डेटा इट आस्क द सेकेंडरी इफ दे हैव एनीथिंग टू सेंड। अगर प्राइमरी ने डेटा सेंड करना हो तो ये क्या करता है, सेकेंडरी से पूछता है बारी बारी, क्या आपने कोई डेटा सेंड करना है कि नहीं। ये है पोल फंक्शन। सेलेक्ट क्या है? इफ द प्राइमरी वांट्स टू सेंड डेटा, देखिए वहां पे ऊपर रिसीव डेटा है, हाईलाइट किया मैंने। अगर प्राइमरी सेंड करेगा तो इट टेल्स द सेकेंडरी टू गेट रेडी टू रिसीव डेटा। तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी को बताएगा कि वो तैयार हो जाए कि उसकी तरफ डेटा आने। सेलेक्ट फंक्शन, ये देखें, ये मैंने आपको बेसिकली बुक में डायग्राम दी गई है, लेकिन मैंने सेलेक्ट और पोल फंक्शन को अलग-अलग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सेलेक्ट फंक्शन है, देखिए ये प्राइमरी है, देखिए ये प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरीज हैं। द सेलेक्ट फंक्शन इज यूज्ड व्हेन द प्राइमरी हैज फ्रेम टू सेंड, द प्राइमरी क्रिएट्स एंड ट्रांसमिट अ सेलेक्ट यानी SEL फ्रेम। SEL ये वाला जो है, ये येलो में है, SEL alerts the secondary to the upcoming transmission, क्योंकि अब प्राइमरी सेंड करेगा। द प्राइमरी वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट टू सेंड डेटा, देखें अब ये सेंड करेगा तो ये क्या करता है, SEL दोनों स्टेशन को सेंड कर देता है। इसने बी को सेंड किया, बी ने इसको एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज किया कि इसको मतलब है कि ये रेडी हो गया। फिर इसने क्या किया, डेटा सेंड किया, क्योंकि अब प्राइमरी डेटा सेंड करेगा। बी ने फिर एक्नॉलेज किया, यानी जब सेंड करेगा पहले SEL उसको देगा, फ्रेम सेंड करेगा ताकि जो भी स्टेशन होंगे नेटवर्क में वो रेडी किए जा सकें। फिर जो स्टेशन जिन्होंने जो रेडी होंगे वो एक्नॉलेज करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में ए नहीं था रेडी, बी ने एक्नॉलेज किया कि वो रेडी है, तो उसने क्या किया, प्राइमरी ने उसको डेटा सेंड किया, ठीक है। पोल फंक्शन, वहां पे था सेलेक्ट फंक्शन। पोल फंक्शन में क्या है, व्हेन द प्राइमरी इज रेडी टू रिसीव डेटा, वहां पे क्या था, व्हेन जब प्राइमरी डेटा सेंड कर रहा हो, इट मस्ट आस्क, यानी पोल यानी पूछेगा, पोल का मतलब है आस्क यानी पूछना। पोल ईच डिवाइस इन टर्न इट इफ इट हैज एनीथिंग टू सेंड, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर प्राइमरी क्या कर रहा है, प्राइमरी रिसीव कर रहा है डेटा, तो ये हर एक स्टेशन को इंटर्न पूछेगा यानी पोल करेगा कि उसने कोई डेटा सेंड करना है या नहीं। व्हेन द फर्स्ट स्टेशन, व्हेन द फर्स्ट सेकेंडरी इज अप्रोच्ड, देखें फर्स्ट सेकेंडरी ये है, इसने इसको अप्रोच किया पोल के थ्रू, इसने NAK दिया यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। NAK मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर ट्रांसपोर्ट लेयर में। NAK स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, इफ इट हैज नथिंग टू सेंड और विद डेटा इफ इट डज। अच्छा, इसने क्या कहा कि मैंने नहीं सेंड करनी, NAK किया। फिर चूंकि बी भी है तो इसने बी को भी पोल किया, देखिए सिमिलरली इसने बी को भी पोल किया। इफ द रिस्पॉन्स इज NAK द प्राइमरी पोल्स द नेक्स्ट सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे NAK था तो इसने नेक्स्ट सेकेंडरी जो बी था उसको पोल किया यानी पूछा उससे। इफ इट रिसीव्स डेटा इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट, इसने इसको पोल किया, इसने इसको डेटा भेज दिया, तो इसने क्या किया, इसको एक्नॉलेज कर दिया। तो ये जो यानी टर्न बाय टर्न, याद रखें टर्न बाय टर्न, अगर कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है तो ये फिर अगले को पूछेगा, अगले को पूछेगा जब तक ये पूरे स्टेशन को यानी
पूरे नेटवर्क को छान नहीं लेगी। टोकन पासिंग, in the token passing, the stations are organized in a logical ring. In a logical ring, ये टोकन पासिंग है, ठीक है। द स्टेशन टोकन पासिंग, द स्टेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। लॉजिकल रिंग है, मैं फिर बता रहा हूँ, फिजिकल रिंग नहीं है, लॉजिकल रिंग है। फॉर ईच स्टेशन देयर इज अ प्रीडिसेसर एंड अ सक्सेसर, यानी सक्सेसर आगे वाला और प्रीडिसेसर पीछे वाला। The predecessor is the station which is logically before the station in the ring. आप जानते हैं कि प्री जो उससे पहले हो, जो रिंग में उससे पहले हो। The successor, आप जानते हैं इंग्लिश का वर्ड है successor, is the station which is logically after the station in the ring, यानी जो उससे आगे हो। The current station is the one that is accessing the channel now. करंट स्टेशन कौन सा होगा? जो इस वक्त यानी चैनल को एक्सेस कर रहा हो। How the right, मैंने तो कि हाईलाइट भी किया हुआ है, how the right to access channel pass from one station to another। इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को एक्सेस करने का राइट एक दूसरे से पास किस तरह से होता है। Token passing, station is authorized to send data when it receives special frame called a token। देखें, टोकन को मैंने एक तो हाईलाइट भी किया हुआ है और दूसरा अंडरलाइन भी किया हुआ है। इस तो जो टोकन पासिंग में जो मेन चीज है दैट इज टोकन। स्टेशन आर अरेंज इन अराउंड अ रिंग, मैंने फिर कहा अराउंड द रिंग है, जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो। When no data are being sent, a token circulates the ring। जब कोई डेटा सेंड ना कर रहा हो तो एक ये जो रिंग है ये सर्कुलेट करेगा। If a station needs to send data, it waits for the token। सिंपल सी बात है। If the station captures the token and sends one or more frame as long as it has frame to send or allocated time has not expired, and finally releases the token to be used by next station यानी सक्सेसर। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा देख टॉप पे जो मैंने टोकन को अंडरलाइन भी किया हुआ है हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी जान जो है ये टोकन है। जिस स्टेशन के पास भी टोकन होगा, ये वाला पॉइंट, ये द स्टेशन कैप्चर, जब कोई स्टेशन कैप्चर करेगा टोकन में, याद रखें टोकन एक स्पेशल फ्रेम है, यानी ये वो फ्रेम है जब आप कैप्चर कर ले रहे हैं, यानी जो भी स्टेशन इसको कैप्चर कर लेगा तो जितने टाइम तक ये कैप्चर रखेगा उतने टाइम तक ये अपना फ्रेम या डेटा सेंड कर सकता है। और ये भी नहीं है कि ये कैप्चर किया रखेगा, एक थोड़े से टाइम को इसको अब होगा, उस वो टाइम जब एक्सपायर होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इससे टोकन रिलीज हो जाएगा और अगले सक्सेसर के पास जाएगा। द मैक्सिमम टाइम एनी स्टेशन कैन होल्ड द टोकन इज लिमिटेड। अगेन वही चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्टेशन के पास टोकन आ गया तो उसने कैप्चर किए रखा, तो एक टाइम होगा जितने तक वो कैप्चर कर सके, उसके बाद उसको रिलीज करना पड़ेगा। सिंस देयर इज ओनली वन टोकन Since there is only one token, only one station transmit at a time and collision never occur। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, चूंकि पूरे सिस्टम में एक ही टोकन है। और आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, जब किसी स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट करना हो तो इस टोकन को कैप्चर करेगा यानी होल्ड करेगा। जितने टाइम तक इसके पास टोकन रहेगा उतने टाइम तक ये ट्रांसमिट कर सकेगा। तो बेसिकली ये वाहिद मैकेनिज्म है जिसमें आपके कोलिजन कभी अक्कर नहीं होंगे। वजह क्योंकि टोकन एक है और जब किसी एक स्टेशन के पास टोकन आएगा सिर्फ वही स्टेशन ऑथोराइज होगा ट्रांसमिट करने के लिए। Token passing. Token management is needed for this access method। Station must be limited in time they can have possession of token। इसके बारे में अच्छा, टोकन मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर दिस एक्सेस मेथड, जैसे मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ, इसकी जो कोर है दैट इज टोकन। वो टोकन क्या है?
एक स्पेशल फ्रेम है और मैं इसके बारे में पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कोई स्टेशन इस टोकन को होल्ड करेगा तो दैट स्टेशन विल बी ऑथोराइज टू सेंड डेटा। और मैंने पिछले स्लाइड में ये भी डिस्कस किया था कि पूरे नेटवर्क में आपके पास एक ही टोकन है। अच्छा, स्टेशन मस्ट बी लिमिटेड इन टाइम दे कैन हैव पोजेशन ऑफ टोकन। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यानी स्टेशन पे हम एक मिनिमम कोई टाइम लगाएंगे कि वो अपने पास टोकन की पोजेशन को रख सकें। द टोकन मस्ट बी मॉनिटर्ड to ensure it has not been lost or destroyed. If the station that is holding the token fails, the token will disappear from the network. अच्छा, टोकन मस्ट बी मॉनिटर, ये हमने इसको मॉनिटर करना होगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्योंकि ये इसकी अगर आप बात करें तो सेकंड थर्ड बात होगी इसके टोकन पर, क्योंकि ये टोकन नहीं रहेगा तो इसकी मॉनिटर हमने इसको करना होगा, क्योंकि अगर ये लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ, इफ द स्टेशन दैट इज होल्डिंग द टोकन फेल, जिसके पास टोकन है वो किसी वजह से फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो टोकन यानी वो फ्रेम जो उसमें होगा वो लॉस होगा, यानी वो लॉस उसका मतलब है वो डिसअपियर होगा इन द नेटवर्क। ये जो पॉइंट है, असाइन प्रायोरिटीज टू द स्टेशन टू मेक लो प्रायोरिटी स्टेशन रिलीज द टोकन टू हाई प्रायोरिटी स्टेशन। अगर अगर आप प्रायोरिटीज इसमें सेट करना चाहते हैं तो जिस स्टेशन को आप लो प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो उस पे ये लगाएंगे कि वो टोकन जैसे ही कैप्चर करे उसका टाइम कम हो, यानी वो रिलीज करे टोकन हाई प्रायोरिटी स्टेशन के लिए। The station do not have to be physically connected in the ring. The ring can be logical one. इसको मैं 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। फिजिकल रिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इनको गोल दायरे में बिठाया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग गोल दायरे में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्विच में इंटरनल लॉजिकल रिंग हो सकता है, तो कि आप कतार में बैठे हैं, आप कतार में बैठे हैं, बिल्कुल सीधे 1 to 1 बैठे हैं, लेकिन जिस स्विच से आप कनेक्टेड हैं उसमें इंटरनल लॉजिकल रिंग लगा हुआ है, तो आप चाहे डेटा जितना भी ट्रांसमिट करेंगे, अगर आप उस स्विच से कनेक्टेड हैं जिसके अंदर लॉजिकल रिंग है तो आपका मतलब है कि आपका लॉजिकल यानी रिंग नेटवर्क यानी टोकन पासिंग। फिगर 12.20 लॉजिकल रिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी इन टोकन पासिंग एक्सेस मेथड। अच्छा, ये फिजिकल रिंग है, देखें 1 2 3 4 यानी फिजिकली कनेक्टेड है एक रिंग की सूरत में, यानी स्टेशन 1 के पास टोकन जाएगा, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, फिर 1 के पास। ये है फिजिकल रिंग। फिर हमारे पास है डुअल रिंग। देखें इंटरनल, देखें एक ये ब्लैक कलर में एक रिंग क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा ये कलर में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये दो रिंग क्यों है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये ब्लैक रिंग ये है एक्चुअल रिंग। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था, किसी वजह से अगर फॉर एग्जांपल ये इंटरनल रिंग में कोई फेलियर आ जाता है, टोकन लॉस हो जाता है, वट जो भी हो जाता है, तो ये डुअल रिंग है, ये क्या करेगा, ये इसकी जगह पे रिजर्व काम शुरू कर देगा, यानी ये एज अ रिजर्वेशन है। फॉर एग्जांपल किसी वजह से कोई टोकन लॉस हो जाता है या कोई स्टेशन फेल हो जाता है, क्या है ये रिजर्व टोकन, ये रिजर्व जो रिंग है, ये डुअल रिंग जो हमने रिजर्वेशन के लिए रखा हुआ है, ये एज एन एक्सेस मेथड आपके काम शुरू करिए। ये हमने एक रिडंडेंट रिंग रखा हुआ है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई स्टेशन फेल हो जाता है तो हम डुअल रिंग को यूज कर सकें। फिर इसके बाद हमारे पास नीचे है बस रिंग। देखें एक नीचे बीच में लाइन लगी हुई है, लिंक है, फिजिकल लिंक लगी हुई है, लेकिन जो इसमें कनेक्टेड है ना स्टेशन, ये 1 2 3 4 दो के ये एक बस से कनेक्टेड है, लेकिन ये एज ए बस रिंग काम कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये लिंक है, देखिए 1 ये लिंक मेन लगी हुई है, इस लिंक से ये 1 भी जुड़ा हुआ है, 4 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है। जब ये काम करेंगे ये बेसिकली क्या काम करेंगे, 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा, फिर 1 के पास जाएगा, और किस तरह से जाएंगे, इस बस को यूज करते हुए। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टार रिंग। बीच में देखें हब लगा हुआ है, मैं आपको हब के बारे में बता चुका हूँ, स्विच के बारे में बता चुका हूँ।
हब है बेसिकली डम डिवाइस, ये बेसिकली है सिंपल कनेक्टर, ठीक है। आपने हब लगाया हुआ है, देखें इसमें इंटरनल देखें, ये देखें रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, ये चौथा रिंग, ये जो हब में इंटरनल रिंगिंग की गई है, बेशक ये आपको मैंने फिर कहा बेशक ये लाइन में बैठे हों, लेकिन चूंकि देखिए ये हब नहीं, इसमें इंटरनल रिंग का लॉजिकल, ये लॉजिकल इसमें रिंग लगा हुआ है, तो आप बेशक जितने भी फिजिकली कतार में बैठ जाएं, लेकिन आप जब इस हब में जो फिजिकली इंटरनली इसमें रिंग नेटवर्क लगा हुआ है, तो आप जितने भी कनेक्ट होंगे दैट विल वर्क एज अ रिंग नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली देखें स्टार रिंग, मैं आपको स्टार टोपोलॉजी के बारे में बता चुका हूँ। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जितना भी आपके इवन या आपके लैब्स में जितने भी नेटवर्क्स लगे हुए हैं जो आपके स्विचेस से जुड़े हुए हैं, स्विचेस से, तो ये बेसिकली दे आर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक तो इसकी ट्रबल शूटिंग आसान है, और दूसरा इसका ये इसमें कोलिजन भी कम होती है। अगर आप उस लेक्चर को रिमाइंड करें जो मैंने आपको डेटा लिंक में बताया था कि हर एक स्पोक यानी हर एक लिंक का अपने उसके साथ यानी हब के साथ या स्विच के साथ अलहदा कोलिजन डोमेन है। इसका मतलब है कि कोलिजन विल नेवर अकर इफ यू आर कनेक्टेड टू अ स्टार टोपोलॉजी।